हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला। एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो आइए आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी एमसीक्यू सेट 5 करने जा रहे हैं। सेट 1 टू 4 मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर देख लेंगे। और प्लेलिस्ट में जा करके आपको एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न जो अभी मैं बता रहा हूँ लास्ट, ये सेट 5 है एमसीक्यू का। आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और बाकी आपको मैंने कांग्रेस का सेशन बता दिया हूँ कंप्लीट, उसमें क्वेश्चन आंसर भी है, तो आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप जरूर देखेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, बंगाल की विभाजन को किसने रद्द किया था? बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल की विभाजन की घोषणा 19 जुलाई जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 162, सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन अशन वर्तमान में किस वर्तमान राज्य से है? कुमारन अशन वर्तमान में जो है किस वर्तमान राज्य से है? दोस्तों, ये आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केरल से है। कुमारन अशन को महाकवि कुमारन अशन भी कहा जाता है। वे केरल की कवियों की त्रिमूर्ति में से एक थे। वे दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 162, 163, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है बेहतर संबंध किस काल में रहे हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1916 से लेकर के 1922 तक कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध कुछ समय के लिए मधुर रहे थे। खिलाफत आंदोलन के बाद जो है कुछ संबंध मधुर रहे थे। तो 16 से 22 आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली। अब ये देखिए, सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता था। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष थी, जबकि अध्यक्ष बनने वाले वे पहली भारतीय महिला थी। अध्यक्ष बनने वाले वे पहली भारतीय महिला थी, लेकिन अगर पूछा जाए तो वो दूसरी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले एनी बेसेंट बनी थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय संबंध के मामले में जो है, आंदोलन के संदर्भ के मामले में जो है निम्नलिखित घटनाओं का विवरण कीजिए। तो इसमें ये बताया गया है कि विचार कीजिए, तो उपरोक्त घटनाओं में से सही क्रम बताना है आपको। जैसे गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले होगा जो गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च गांधी इरविन समझौता होगा, जो कि 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है, ये उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा कब? 26 से 31 मार्च 1931 में आयोजित किया गया था। उसके बाद होगा पूना समझौता, उसके बाद ये पूना समझौता होगा। पूना समझौता जो है 25 1932 को हस्ताक्षरित किए गए थे। अब आइए चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, चौथे पॉइंट पे। तो ये 1940 से 41 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1940 से 41 में शुरू किया गया था। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप याद रखेंगे, जो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित किए गए थे। उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को।
उसके बाद पूना समझौता हुआ था 25 मार्च 1932 को। उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 से 41 के बीच में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो दोस्तों ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह ह्यू टॉय की कृति थी। यह किसकी कृति थी? ह्यू टॉय की कृति थी। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस की जीवन दर्शन, आदर्श, राष्ट्रकूट, राष्ट्रवाद और राजनीतिक चातुर्थ के बारे में लिखा गया है। तो स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी की जीवनी जो है सुभाष चंद्र बोस पे है, जो कि ह्यू टॉय की कृति है। तो दोस्तों आप ह्यू टॉय को जरूर याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? कांग्रेस की तरफ से सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, बाकी फर्स्ट और थर्ड को वो बायकॉट किए थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सेंट जेम्स पैलेस। लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा जो लंदन में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, लेकिन कहाँ पे हुआ था लंदन में ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। सेंट जेम्स पैलेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें और मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जो मैंने आपको बता चुका। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 168 पे। शाहजहां के दरबार में जाने वाली पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था? तख्त ई ताउस का विवरण किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जीन बप्तिस्थे दी जीन बप्तिस्थे टेबनेयर। जीन बप्तिस्थे टेबनेयर एक फ्रांसीसी आभूषणकार व यात्री था। उसने मुगल काल का काफी विस्तृत विवरण किया है। तख्त ई ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तख्त ई ताउस का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, लेकिन इसके यहाँ जो आने वाले पुर्तगाली थे जीन बप्तिस्थे टेबनेयर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह। कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह। तो दोस्तों 21 सितंबर 1668 को चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड की वार्षिक राशि पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। इसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? 1613 में जो है किसने जहांगीर को राजी किया था सूरत में कारखाना खोलने के लिए? तो अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार हुई थी। अंग्रेजों के हाथों जो है पुर्तगाली नौसेना की हार हुई थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। यह जहां स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ थे। पुर्तगालियों को हारने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। भारत में क्या किया? व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? पहली प्रेसिडेंसी जो थी ये कौन सी थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की
इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बत्तम प्रेसिडेंसी थी, बत्तम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्तर में फैक्ट्री स्थापित की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। 1767 टू 69 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली की विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? इसके विरुद्ध जो है त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें अंग्रेज पहला हो गया, दूसरा हो गया हैदराबाद का निजाम और तीसरा हो गया मराठा। त्रावणकोर का राजा ये नहीं जुड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1766 में हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिश मराठा और हैदराबाद के निजाम एक हो गए। 1768 में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम द्वारा साथ छोड़ने के बाद अंग्रेजों को अकेले हैदर अली से लड़ना पड़ा था। अंग्रेजों को अकेले हैदर अली से लड़ना पड़ा था। आइए चलते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। बैपगत के सिद्धांत, बैपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? बैपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। कंपनी ने सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर पर 1879, नागपुर और झांसी पर 1854, तंजौर और अर्काट 1855 में और अवध पर 1856 में कब्जा किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 174 पे। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? तात्या तोपे, तात्या तोपे। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया। तो आप इनको याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 175 पे। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मानवता के लिए जो है एक धर्म होनी चाहिए, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत, तो ऐसा किसने बोला था? तो दोस्तों श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सहद्रन अय्यप्पन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति और न ही धर्म का सिद्धांत दिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 176 पे। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है ये वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1854 में वुड डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177 पे। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? 1864 में मद्रास में जो है वेद समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने। दक्षिण भारत में ब्रह्मो समाज के द्वारा सुधार किए गए। यह कार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किया। क्या किया? वेद समाज के अंतर्गत किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पे। 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने।
अमृतलाल विट्ठल दास को ठक्कर बापा भी कहा जाता है, तो कहा जाता था। वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफी कार्य किया। 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। इसने किसकी की? भील सेवा मंडल की उन्होंने स्थापना की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 179 पे। निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? दिल्ली षड्यंत्र जो है, यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र में 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मरने का प्रयास किया गया, परंतु वह प्रयास असफल रहा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। पहला अनशन पूछ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल जब हुआ था तब मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई थी। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपने आमरण अनशन शुरू किया था। तो दोस्तों आप इन्हें जरूर याद रखें कि पहला अनशन अगर पूछे तो अहमदाबाद मिल, पहला अगर सत्याग्रह पूछे तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 181 पे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय जो है खिलाफत सम्मेलन 1919 जो है, यह ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्या दिल्ली में आयोजित किया गया था? नवंबर 1919 में हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। दिसंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन का दूसरा सत्र बुलाया गया और फरवरी 1920 में बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 183। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नागपुर को। नागपुर महाराष्ट्र में जो है 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था। तो नागपुर चलो का नारा क्या था? झंडा सत्याग्रह के बारे में। तो इससे आप याद रखेंगे, 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है अरविंदो घोष का बचाव जो है किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी व न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किया था। वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव पक्ष में थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ। गर्म दल लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस विधेयक
इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया, है ना? तो गर्म दल में जो है लाला लाजपत राय वो अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को बनाया गया था अध्यक्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे। भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेरोजी को महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु माना जाता है। उनकी प्रसिद्धि कीर्ति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा उन्होंने भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे और कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे ज्यादा बार कांग्रेस अधिवेशन किया था दादा भाई नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी ने। तीन तीन टाइम्स दोनों किए थे सबसे ज्यादा बार सेशन। आगे चलते हैं 186 पे। 187 पे निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? कौन सा क्रांतिकारी संगठन जो है गुप्त रूप से काम करता था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में प्रथम नाथ मित्रा ने बंगाल में किया था। इससे पहले मैं आपको इस डिटेल इसके बारे में बता दिया हूं, जो कि सेट नंबर 4 में, तो आप जरूर देखेंगे उनको, तो आपको मित्रा के बारे में, प्रथम नाथ मित्रा के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। आइए चलते हैं 188 क्वेश्चन पे। आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आईएनए का जो है ट्रायल किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों आईएनए का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों यह दिल्ली का जो लाल किला है उस पे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन नेशनल आर्मी के सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्त सिंह ढिल्लों पर लाल किला में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल के दौरान भूला भाई देसी बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे। ब्रिटिश समाज ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिस्टर नवेदिता ने कहा था। सिस्टर नवेदिता आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका व अध्यापिका थी। वे स्वामी विवेकानंद के शिष्य थी। वह क्यों कौन थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही कम लोग जानते थे। ये सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल भी बोलते हैं और इसको यहाँ पे भागनी भागनी निवेदिता भी बोलते हैं, भगिनी निवेदिता भी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद इनके गुरु थे, ये तो मैं आपको बता ही दिया। स्वामी विवेकानंद जी इसे क्या बोलते थे? शेरनी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसे लोकमाता और अरविंदो घोष थे अग्रिशिखा बोलते कह करके संबोधित करते थे। दोस्तों इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में टायरिश आयरलैंड यूके में हुआ था और ये जो मरी थी 13 अक्टूबर 1911 में रॉयल फिल्ला सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल में ये मरी थी। ये ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, जब भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, सिस्टर निवेदिता ही कही थी। तो आप इन्हें याद रखेंगे, है ना? क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा स्वामी विवेकानंद जी ने किसे शेरनी कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसे लोकमाता और अरविंदो घोष ने अग्निशिखा कहा था। तो दोस्तों ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आप हमेशा इसे याद रखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें 190 क्वेश्चन नंबर है। 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? 1886 में जो है
निम्न में से किस संगठन का किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। किसका? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का किया गया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नेहरू जी इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में किया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो दोस्तों ये मैं आपको कांग्रेस सेशन में बता चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में है। आप उन्हें जरूर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पे। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो दोस्तों ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताया हूं वहां पे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जॉर्ज यूले स्कॉटिश व्यापारी थे। वे कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष 1888 में बने। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। ऐसे तो टोटल 4 बने हैं, टोटल ब्रिटिश, उसमें पहला जो है जॉर्ज यूले बने हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192 पे। भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा कहा था। तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। तो वैलेंटाइन वैलेंटाइन चिरोल को आप जरूर याद रखेंगे। उन्होंने ही मतलब क्रांतिकारी, भारतीय क्रांति का पिता कहा था बाल गंगाधर तिलक को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूं, स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आचार्य जीवंत राम भगवान दास कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद व स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 194 पे। स्वदेशी प्रस्ताव स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? स्वदेशी का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर प्रस्ताव पारित किया गया था। 1906 में अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 195 पे आते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन में बने थे 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बेलगाम अधिवेशन में बने थे, मात्र एक बार बने थे गांधी जी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटका में है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 196 में, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की, संस्थापक नहीं था? कौन जो है मुस्लिम लीग का जो है संस्थापक नहीं था? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में आगा खां, ढाका में नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग किया था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बंगाल में जो है मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, नवाब अब्दुल लतीफ खान को। नवाब अब्दुल लतीफ खान को। नवाब अब्दुल लतीफ खान 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पक्ष में पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्का आहे आनी तोमी मिलवन्नारन
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया था? दोस्तों, यह जो बयान है ये मराठी में लिखा हुआ है, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणार रच, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह बयान जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं ये आपको बता चुका हूँ, यह ऑप्शन नंबर सी न्यायालय में दिया था। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे। उन्होंने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कहा था, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिलब नारच, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद उन्होंने 7 वर्षों के लिए मांडले जेल पहुंचा दिया गया था। इसके बाद इनको मांडले जेल भेज दिया गया था 7 वर्षों के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 199 पे। 199 पे चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ज्योतिबा फूले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पे। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो जोसेफ वपिस्ता, जोसेफ वपिस्ता, जोसेफ वपिस्ता थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो दोस्तों, भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था अप्रैल में, जबकि सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ अगर होम रूल लीग की स्थापना बोले तो एनी बेसेंट ने की थी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया जो भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे जोसेफ बपिस्ता, जोसेफ बपिस्ता। तो आप इन्हें बिल्कुल याद रखेंगे, जिस तरह से मैं आपको 2-4 बार बता चुका हूँ बोल के। तो आइए आज का सेशन खत्म करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा ये सेट 5 जो है आज खत्म हो गया। तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो हिंदी में सेशन लाया गया था, आपको नेक्स्ट टाइम मैं इंग्लिश में भी सेशन लाऊंगा। और तो आपको ये कैसा लगा? आगे हम आपको एमसीक्यू लाते रहेंगे, तो आप बिल्कुल इसे देखते रहें और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। थैंक यू सो मच। तो आप इन्हें दोस्तों में शेयर करें और हमें बताएं जो हमारे में क्या सुधार लानी चाहिए या नहीं। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों में।